गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी फर्स्ट में हम पाठ 15 नीलू पढ़ेंगे। ये कहानी महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है। हम पहले महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई थी। वे प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्राचार्य थीं। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। सन 1987 में उनका निधन हो गया। महादेवी जी छायावाद की एक प्रमुख आधार स्तंभ थी। पद्य एवं गद्य रचना पर उनका समान अधिकार था। उनकी साहित्य साधना में एक ओर तो स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा है, वहीं दूसरी ओर समाज में नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। उनकी मुख्य रचनाएं हैं नीरजा, नीहार, दीपशिखा, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी भाषा शैली सरल है, स्पष्ट है एवं चित्रात्मक है। तो महादेवी जी की जो ये कहानी है नीलू, हम इसके बारे में जानेंगे। ये किस से संबंधित कहानी है, क्या है इस कहानी में, ठीक है। तो लेखिका महादेवी वर्मा ने जो हैं वो उन्होंने इस पाठ में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी एवं विवेकशीलता को अत्यंत सरल, सरस तथा सजीव रूप में चित्रित किया है। जीव मात्र के प्रति दया का भाव का विकास करना ही इस पाठ का मूल उद्देश्य है। यह कहानी जो है एक कुत्ते की है, जिसको वह अपना परिवार का सदस्य मानकर उन्होंने जो महादेवी वर्मा जी हैं उन्होंने पाला, और कैसे कैसे उनके साथ उनके अनुभव रहे वो सब इस कहानी के द्वारा उन्होंने हमें बताए हैं। तो आइए इस कहानी को समझते हैं, पढ़ते हैं। नीलू के विषय में कहने से पूर्व, नीलू जो है, जो कहानी का मूल शीर्षक है नीलू, उसके विषय में कुछ भी कहने से पूर्व उसकी माता के विषय में जान लेना अत्यावश्यक होगा। नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से जुड़ी है। उसकी जो माँ थी, नीलू की माँ, वो एक अल्सेशियन थी और उसका नाम लूसी था। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से जानी जाती थी। सामान्य कुत्तों से भिन्न उसका रंग रूप राजसी विशेषता लिए था। हिरनी के समान वेगवती, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली व छोटी आँखें, सजग खड़े कान और सघन रोएदार आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली छोटी आँखें तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ उसके स्वरूप पर चार चांद लगाती थीं। शीतकाल में बर्फ का रास्ता ढक जाने पर आवश्यक सामान को खरीदारी के लिए वह जाती थी। दुकानदार जो था वो उसके गले का कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी लूसी के गले पर या पीठ पर बांध देता था, और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीले मार्ग पर पार करती हुई सकुशल लौट आती थी। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भूटिया कुत्ता दुकान पर आया और लूसी की उससे मैत्री हो गई। उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उनमें से एक बच्चा तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश का सामना कर जीवित बच गया। एक संध्या के समय लूसी ऐसी गई कि फिर लौट न सकी। शीतकाल में इस प्राण शक्ति, जो सूंघने की शक्ति होती है, से कुंठित हो जाने के कारण कभी कभी कुत्ते अपने गंध पाने में असमर्थ हो जाते हैं जहाँ से वो आए, और इस बीच शायद वह किसी लकड़बग्घे का शिकार बन गया होगा, आहार बन गया होगा। लूसी के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था, इसीलिए लूसी लौटकर नहीं आ पाई। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु उसके बच्चे की तो एक दिन पहले ही आँख खुली थी, अतः माँ से अधिक तो वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से बनाकर
उसे पिलाया जाता और रजाई में भी उसकी वह माँ के पेट की उष्णता खोजता, पर न पाने पर वह रोता और चिल्लाता। अंत में उसे कोमल ऊन के बने स्वेटर को डलिए में रखकर उसे वहाँ रख दिया गया, जहाँ वह माँ के समीप सुख का उसको भ्रम होने लगा कि जैसे कि वो माँ की गोद में ही बैठा है। डलिए में वह ऊन की गेंद जैसा ही लगता था। जब हम प्रयाग से लौटे तो नीलू को भी साथ में लाना पड़ा। अब वह बड़ा हो चला था। उसके रोमों के भूरे रंग के रोए थे। पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बनता था वह एक विशेष प्रकार का धूप और छाई हो गया था। सिर के ऊपर अन्य कुत्तों से भी बड़ा और चौड़ा था और लंबोदर और सुडौल था। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन रोमों से युक्त थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे और पंजे भूटिये कुत्ते के समान मजबूत थे। चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। आँखों का रंग शहद के रंग के समान था। नीलू को प्रिय से प्रिय खाद्य आहार को यदि कोई अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता था तो वह उसकी ओर देखता तक नहीं था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता था तो वो बिना मनाए मेरे सामने आता भी नहीं था। विगत 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर के बाहरी बरामदा ही रहा। वह प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण करता। मुझसे मिलने वालों में वह प्रायः सबको ही पहचानता था। कुत्ते भाषा नहीं जानते, केवल ध्वनि से ही पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञात इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे यह कह देता था कि गुरुजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो वह विद्युत गति के साथ चारदीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता था। और कोई काम नहीं हो ऐसा सुनने तक वह एक मूर्ति की तरह वहाँ पर एक ही जगह पर खड़ा रहता था। हिंसक और क्रोधी भूटिये बाप और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था। वह 13 वर्षों से के जीवन में भी उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए, लेखक के लिए ही नहीं, देखने वालों के लिए भी एक आश्चर्य की घटना थी। सबके सो जाने के बाद वह गर्मियों में बाहर लॉन में और सर्दियों में बरामदे के तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहता था। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले जो बिल हैं वो बिल खोद लेते थे। एक रात क्या हुआ, एक रात मेरे खरगोश बिल खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से जो इस अभियान में अगुआ थे, जो इस अभियान में आगे थे, जंगली बिल्ली द्वारा मार दिए गए। अंत में एक के पीछे एक निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ली का आहार बन जाना पड़ता। लेकिन सौभाग्यवश नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया कि बिल्ली खरगोश को खाने वाले हैं। तो उसने कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ली पहुंच गया और उसको देखकर बिल्ला भाग गया। परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस में भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो जाने पर मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े, चादर, कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे कि जो लेखक है, मैं घायल होकर अस्पताल गई, इस कारण वो उदास हो गया था। जब 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया न पिया, तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद ही वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया।
तब से हर दूसरे दिन अस्पताल ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में नियमित रूप से मिलने आने वालों में उसे भी गिना जाने लगा और डॉक्टर नर्स सभी से वह परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु तक हर क्षण वो मेरे पास ही रहा, अर्थात लेखक के पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु हैं, परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो, ऐसा अब कोई नहीं रहा, क्योंकि अब नीलू ही नहीं रहा। तो इस कहानी में है लेखक ने पशुओं के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है कि हमें पशुओं के प्रति भी उदार रहना चाहिए। ठीक है, आप ये चैप्टर पूरा एक बार और रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी आप लिखेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।